मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग आप सभी का। आज के इस लेक्चर नंबर 6A में मैं बेटे बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ। टुडे इज लेक्चर नंबर 6A। दिस इज आफ्टर लेक्चर नंबर 6। मैंने लेक्चर नंबर 6 में एक्सपेक्टेड वैल्यू का ब्रीफिंग दिया आपको। लेक्चर 6 में आई टोल्ड यू द बेसिक लॉजिक्स ऑफ बंटी एंड बबली केस स्टडी इन रिगार्ड टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? Why we call it as weighted average? Why it is better? What is the real meaning behind expected value? We have already seen in lecture 6. आज इस lecture number 6A में मैं कैपलॉन, मैं BBB, मैं ACCA, मैं F5, मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। बेटे आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे। आज आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस करने हैं, बातों को समझना है। दैट व्हाई, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 6A F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर 9 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चैप्टर 9 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। वी आर डूइंग F5 परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो तो हम डिस्कस करेंगे F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल लेवल ACCA में। आज कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कमर सीधी करके बैठेंगे। लेक्चर 6A है। मैं आज एक छोटा सा लेक्चर एक्सपेक्टेड वैल्यू का किसी दूसरे कोर्स में मैंने रिकॉर्ड किया था, बड़ा प्यारा। उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका एनर्जी लेवल देखकर मुझे लगा कि वो भी थोड़ा सा पार्ट मुझे आपको बताना चाहिए। वैसे देयर इज नो नीड, बट स्टिल मुझे लगा कि मैंने लेक्चर 6 में तो बता ही दिया, बट स्टिल आज मैं 10-12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो अभी इसके बाद अटैच करूंगा, आप उसको जरूर देखना। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट एक्सपेक्टेड वैल्यूज इन ऑल द एग्जामिनेशन, वेदर यू आर डूइंग CA, इंडियन एग्जामिनेशन, अमेरिकन एग्जामिनेशन, यूरोपियन एग्जामिनेशन, ऑस्ट्रेलियन एग्जामिनेशन, इस दुनिया का कोई भी एग्जाम कर रहे हो बेटे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए सर, हम सब कमर सीधी करके, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9, एंड व्हेन आई से चैप्टर 9 इट मींस रिस्क अनसर्टेनिटी। व्हेन आई से रिस्क अनसर्टेनिटी, देयर आर टू ब्रांचेस टू एनालाइज द रिस्क। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आई मीन बाय रिसर्च टेक्निक्स एंड आई एम ऑन टू मॉडलिंग टेक्निक्स। सेंसिटिविटी मैंने करा दिया, सिमुलेशन मैंने करा दिया, सबके 2-2, 3-3 लेक्चर्स लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू आजकल हम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही तो लेक्चर है बेटे 6A। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर 6। अब मैं लेक्चर 6A डिलीवर कर रहा हूं टू एक्सप्लेन मोर, टू मूव इन द डेप्थ दैट व्हाट आई मीन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। आइए सर, आइए दोस्त, आप सभी कमर सीधी करके ये बातें लिखेंगे। नो डाउट आपने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में शायद 1-2 पॉइंट्स लिखे हो, बट आप लिखेंगे, अभी फिर लिखेंगे। मुझे खून देंगे, मैं आजादी दे दूंगा। I will give you independence from ACCA. आइए हेडिंग लिखिए, मॉडलिंग टेक्निक नंबर 3, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। We have already seen in the last lecture, it is a weighted average. When I say weighted average, it means it is the average. It is an average return of the decision to be accepted. मतलब मैं जो डिसीजन सोच रहा हूं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में अज्यूम किया था, ऑरेंज जैम, ऑरेंज जूस, बंटी बबली, इट मीन्स आई वांट टू टेक अ डिसीजन। व्हेन आई से अ डिसीजन, इन केस ऑफ ऑरेंज जैम, हाउ मच विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाउ मच विल बी द प्रॉफिट इन दैट बिजनेस, एंड हाउ मच विल बी द प्रॉफिट इन केस ऑफ ऑरेंज जूस। सो इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। एंड व्हेन आई से एक्सपेक्टेड वैल्यू, आई हैव एक्सप्लेन, आई हैव प्रूव्ड दैट व्हाई द फॉर्मूला इज दिस। अगर आप नीचे नहीं भी लिखते ना, मैं अगर आपके सामने ये रब भी कर दूं तो बेटा तब भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि सिग्मा पी होता ही वन है। आप लिखें या ना लिखें, क्या फर्क पड़ता है? हाथी को क्या फर्क पड़ता है आप उसको कुछ मारे या ना मारे? आप हल्का सा उसको कुछ डंडी से लगाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट सिग्मा पी एक्स upon sigma p, where p is the value of each possible outcome. अच्छा, ये बेटे ये p है, ये p है, ये x था बेटा, ये देखो ये x है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाइन गलत डाल दी, ये बेटे x, वैल्यू ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम। और फिर है जी प्रोबेबिलिटी
ऑफ दैट आउटकम, उस आउटकम के होने की संभावना, 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 that is named as probability of that outcome. Sigma p is equal to 1. We know that. We have already seen in the last lecture. So I'm directly moving to Kaplan. I'm directly going to illustration number 4. I want to tell you the practical aspect in regard to illustration number 4. आप सभी के सभी illustration number 4 Kaplan में आ जाएं. ये मैंने Kaplan आपके सामने ओपन कर दिया. एक्सपेक्टेड वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. और देखिए इन्होंने क्या फॉर्मूला यूज किया. दे हैव यूज्ड द फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू पी एक्स अपॉन सिग्मा पी. नहीं लिखा बिकॉज सिग्मा इज वी इज 1. नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. चलिए जी, सारी बातें मैंने बता दी है. मैं सीधा काम की बात पे आ गया. इलस्ट्रेशन नंबर 4. एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. जैसे बंटी और बबली लास्ट केस में अगर आपने देखा हो, बंटी बबली दे वांट टू स्टार्ट इधर विद ऑरेंज जैम और ऑरेंज जूस. सो सिमिलरली दिस कंपनी वांट्स टू स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस. इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज इन एक्सेस ऑफ, उन्होंने एक बेंचमार्क बना लिया कि भाई हमें इस बिजनेस से ऑन एन एवरेज, वेटेड एवरेज, एक्सपेक्टेड वैल्यू $1,000 का प्रॉफिट होना चाहिए. इट इज डिसाइडेड टू सेल. उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे $10 में. एंड दिस सेल्स रेवेन्यूज और सेल्स यूनिट सोल्ड कितने होंगे? 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं. 80 बेचेंगे तो इसकी 15% चांस है. 100 सेल करने के 50% चांस है. 120 सेल करने के 35% चांस है. और टोटल चांस 100 होते हैं. आप चेक कर लीजिए आराम से. And if we sell this is the payoff. This is the payoff. 120, 150, 420. It means you will be given with, the probabilities and you will be given with the value of that outcome. उन्होंने already आपको outcome की value दे दी. क्या? ये देखो ना, ये देखो, ये बता दिया उन्होंने कि इतना रेवेन्यू होगा. 800 इंटू 15 करो 1000. मैं कलर चेंज कर देता हूं अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. 1000 इंटू 50%, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 500. 1200 इंटू 35%, ये आगे 420. इट मीन्स दिस इज एक्स, दिस इज पी, दिस इज सिग्मा पी एक्स and this is 1040. It means they are getting an expected value of 1040 and they have a benchmark that they should at least get 1000. Now the expected value is more than their benchmark expected value. तो आपको क्या लगता है as a ACCA, as a finance manager, whether you will give, which type of recommendation you will give? I will advise that management may be advised to accept the proposal because expected value is greater than एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन देयर बेंचमार्क एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है सर. तो आइए ये मैंने आपके सामने कर दिया. एडवांटेजेस देख लेते हैं थोड़ी सी, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज. भाई दीज आर द पॉजिटिव्स एंड दीज आर द नेगेटिव्स. एडवांटेजेस में टेक्स अनसर्टेनिटी इनटू अकाउंट बाय कंसिडरिंग. इट मींस expected value takes uncertainty. We have already seen that. This is a tool of incorporating uncertainty in that. The information is reduced to a single number resulting in a easier decisions. बेटा एक expected value बता दिया, अब आप उससे आराम से decision ले सकते हो. These are the positives. And the negatives are the probabilities used are very subjective. The expected value is weighted average and therefore has little meaning for one of contract. इट मीन्स एक ही बार जो कंट्रैक्ट करना है उसके लिए इसका मीनिंग कम होगा क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म डिसीजन होगी. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज जनरली फॉर द लॉन्ग टर्म डिसीजंस बिकॉज वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो दीज आर द पॉजिटिव्स एंड दीज आर द नेगेटिव्स. आई विल से मैं भूपेश आनंद आज फिर एक बार फिर आपको कहीं और लेके जा रहा हूं. ये देखिए बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने आपके लिए. देखो आई हैव प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट. न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, $10 का बेचेंगे. फ्रेंड्स वी आर गिवन विथ 3 सिनेरियोज. मैंने कहा दोस्तों 3 सिनेरियोज दिए इलस्ट्रेशन 4 में. सिनेरियो 1 में आप 80 यूनिट सेल कर सकते हैं, लेट इट बी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक. सिनेरियो 2 में यू कैन सेल 100 यूनिट्स, लेट इट बी पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली. एंड सिनेरियो 3 इज 120 यूनिट्स. आप इतने बेच सकते हैं, इतने बेच सकते हैं, इतने बेच सकते हैं. अच्छा जब आप इतने बेचेंगे तो यू विल बी हैविंग सम प्रॉफिट. सो मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज.
Expected value is nothing but weighted average. If we perform that outcome for more number of times and we calculate that average, that is nothing but expected average, expected value. So time, मैंने क्या लिखा जी, please do it along with me. आप में से काफी बच्चों ने किया भी नहीं, मैंने बेटे मेहनत की है, ये देखो फिर लिखा जी टाइम इज रनिंग, करना तो पड़ेगा, इजी है तब भी, मुश्किल है तब भी, जब आप एक बार करते हैं तो आपको ज़्यादा लॉजिकली बातें समझ आती हैं, ठीक है सर। तो यहाँ देखिए जी मैंने क्या लिखा, आपके लिए टेबल बनाया, जो टेबल अभी अभी हमने देखा, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस किए। अब मैं जो है ना F9 स्किल लेवल में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको करना है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग पहले भी की हुई है। अच्छा वहां पर भी रिस्क अनसर्टिनिटी है, अच्छा वहां पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, बेटे वहां पे मैंने बड़ा प्यारा सा एक्सप्लेन किया एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मैं वो छोटा सा वीडियो अभी 10-12 मिनट का इसके बाद अटैच कर रहा हूं, आपकी नॉलेज और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी जब आप उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखेंगे। और हम मिल रहे हैं अभी लेक्चर नंबर 7 में सीधा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मैं भूपेश आनंद आज एक नई टेक्निक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। बट उस प्रोबेबिलिटी एनालिसिस से पहले मैं कुछ आपको हल्की फुल्की, क्या कहते हैं, लोहे को पहले गर्म करते हैं ना फिर चोट मारते हैं, तो मैं पहले आपको गर्म कर रहा हूं। मैं पहले कुछ बातें करूंगा, फिर धीरे धीरे उस मुद्दे पे आ जाऊंगा जो मुझे बताना। मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन पे नहीं आऊंगा, मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे भी नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं जी हम इस दुनिया के अंदर, या आज आप भी ACCA कर रहे हैं, आप कई बार चेक करते होंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु हैव जॉइंड ACCA वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया एंड हाउ मेनी हैव पास्ड। तो यू कैन कैलकुलेट हाउ मच ऑफ देम आर मेल एंड हाउ मच देम आर फीमेल, हाउ मच देम आर डूइंग along with BCom और they have cleared BCom. It means there can be so many estimations. आप अलग अलग तरह की estimation के बेसिस पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इट मीन हम ये पूरी दुनिया की बात करें तो नंबर्स पे हम खेल रहे हैं। तो मैं आपसे आज यही बात बताने वाला हूं कि स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स के साथ प्ले करेंगे। हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, डाटा दिया होगा, और उस डाटा के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई नाइजीरिया से ज्यादा ACC कर रहे हैं, अफ्रीका से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, लंदन से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, झुमरी तलैया से कर रहे हैं। इफ आई एम अवेलेबल विद द नंबर्स, आई कैन डू ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ दोस नंबर्स, and that is being told to me with the help of statistics. तो statistics में हमने सबसे पहले क्या निकाला, that what I mean by central tendency. We have seen that how to calculate average, mean कैसे निकालें। बेटे आपसे कोई पूछता है कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप उसको एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं बताते, आप ऑन एन एवरेज बताते, क्योंकि ये दुनिया ही ऑन एन एवरेज पे चल रही है, ये दुनिया मीन पे चल रही है, ये दुनिया म्यू पे चल रही है, ये दुनिया नॉर्मल कर्व पे चल रही है। तो आप उसको एवरेज बताते हो कि मेरे ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मीन, कहीं ना कहीं एक्स बार, कहीं ना कहीं म्यू, कहीं ना कहीं आपने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। मैं बताऊंगा हाउ यू हैव यूज्ड प्रोबेबिलिटी, कि आपने सोचा कि 75 नंबर आने के इतने चांस हैं, 60 नंबर आने के इतने चांस हैं, 50 नंबर आने के इतने चांस हैं, ऑन एन एवरेज मेरे इतने नंबर तो आ जाएंगे। तो जाने अनजाने में आपने प्रोबेबिलिटी यूज की। और बेटे हो भी क्यों ना, क्योंकि हम फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी आर नॉट अवेयर कि होगा क्या, क्योंकि अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, क्योंकि पता नहीं था कि कोविड भी आएगा। आज कोविड को गए हुए 3 साल हो गए, हमें क्या पता था कि और कोई वायरस आएगा या नहीं आएगा। इट मीन्स कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, प्रोबेबिलिटीज लगानी पड़ती हैं, अनुमान लगाना पड़ता है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं, और ऊपर लिखा मैंने स्टैटिस्टिक्स, फिर लिखा मैंने प्लेइंग विद नंबर्स। मैंने 2 घड़े बना दिए, मैंने कहा जी इसमें भी नंबर्स हैं, इसमें भी नंबर्स हैं, यहां भी नंबर्स हैं, यहां भी नंबर्स हैं, बड़े सारे नंबर्स हैं जी। और इन नंबर्स के साथ हम जब प्ले करेंगे तो वी विल कैलकुलेट मीडियन, वी विल कैलकुलेट मोड, वी विल कैलकुलेट मीन, वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हम उनके बीच का अंतर भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम उनके बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ये चैप्टर्स आपके कोर्स में नहीं है। मैंने कहा जी स्टैटिस्टिक्स में शायद आपने नाम सुने हो, बट आज हम इनका थोड़ा बहुत यूज करेंगे और अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी कमर सीधी करके 2 घड़े बनाइए और हेडिंग लिखिए स्टैटिस्टिक्स, मेरी कहानी मुंह जबानी
Today, I will be telling you a new tool with the help of which we can, calculate, we can incorporate the risk involved in that project. बिकॉज उस कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में मेरा और कितना रिस्क है, आज हम दूसरे नजरिए से देखेंगे. आज हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से देखेंगे और उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. तो स्टैटिस्टिक्स, प्लेइंग विद नंबर्स, दो घड़े बना दिए. एक घड़े के नीचे लिखा मैंने सेट ऑफ नंबर्स और उसमें लिखा मैंने एवरेज, मीन, मीडियन, मोड. कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन and correlation. So these are the different numbers. These are the different figures, or this is the analysis which we will be doing. कि भाई इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इनकी प्यार है या लड़ाई है, तो हम आर निकालेंगे. अच्छा लड़ाई है तो हम उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे. अच्छा इसका एवरेज कितना है और इसका एवरेज कितना है, हम ये कैलकुलेट करेंगे. इट मींस मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ स्टैटिस्टिक्स की कुछ बातें करूंगा एंड देन वी विल एनालाइज दैट. और उसके बाद हम उसको अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं. तो मैं जैसे आपसे कहता हूं कि आपको ये टूल्स करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम सुना होगा. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मोड कैलकुलेट करेंगे. तो आप सभी लिख रहे हैं इस समय, आप अच्छे बच्चे. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का दूसरा नाम है डेविएशन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का दूसरा नाम है डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन. वी विल कैलकुलेट दैट कि डिफरेंस कितना है मेरी बात में और आपकी बात में, कितना डिफरेंस है. मैं जितनी बात कहता हूं कि आप उतनी बात वैसे ही समझ पाते हैं, तो वी विल सी कि नहीं समझ पा रहे तो कितनी बात नहीं समझ पा रहे. और थर्ड इज मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप इन विच वी विल बी कैलकुलेटिंग आर एंड कोवेरियंस. मतलब हम रिलेशनशिप दो के बीच में कैलकुलेट करेंगे. बेटे कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर जो पास्ट में हुआ, जो चाइना ने पास्ट में किया, तो हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे और उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे. जैसे एक छोटे से बच्चे को का अगर आपको सिक्स, सेवंथ, एट्थ, फिफ्थ, 9th, 10th के रिजल्ट पता चल जाए, मार्क्स पता चल जाए, तो ऑन एन एवरेज आप उसके 11th और 12th की एस्टिमेशन कर सकते हैं. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि कहते हैं जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो दोबारा आता है, दोबारा दोहराया जाता है. तो आई विल बी यूजिंग दोज नंबर्स. तो मैं आज इस कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में जो नई टेक्निक बताने वाला हूं, जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. उसमें हम ये देखेंगे कि भूतकाल कैसा था, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या थी, क्या क्या हुआ, और फ्यूचर में यही बात होने की क्या संभावनाएं हैं. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं जी मेरी कहानी का. मेरी कहानी मुंह जुबानी, मैं धीरे धीरे अपने मुद्दे पे आता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आज प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बतानी है, मुझे आज डिसीजन ट्री बताना है, मुझे आज डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज बतानी है. तो पहले प्रोबेबिलिटी से समझ लेते हैं. प्रोबेबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट. कुछ भी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है. तो प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं संभावना. प्रोबेबिलिटी इज अ संभावना एंड इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम. एक चीज होने या एक चीज ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. आप हिंदी में भी लिखेंगे तो लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा. जैसे आप पेपर देकर आए F9 का और आपसे पूछा किसी ने कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, आपने कहा जी 70% पॉसिबिलिटी है कि मैं पास हो जाऊंगा. इट मीन्स पास होने की संभावना 70% है और फेल होने की संभावना 30% है. तो आप लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, होने की संभावना और ना होने की संभावना. जब मैं कहता हूं कि 70% होने की संभावना है, तो इसका मतलब 30% ना होने की संभावना है. सीधी सी बात. तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1. अच्छा, प्रोबेबिलिटीज दो तरह की हो सकती है. आप लिखिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, आप लिखिए इसको.
तो प्रोबेबिलिटीज कैन बी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज कैन बी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है सर। अब प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम काफी कैलकुलेशन और एस्टिमेशन और फ्यूचर का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इफ यू आर अवेलेबल विद द मार्क्स और इफ यू आर अवेलेबल विद द बिहेवियर, जॉइंट फैमिली में हम देखते हैं कि किसी मेंबर का क्या बिहेवियर है, तो वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मान लेते हैं किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये वहां जाकर ये काम ऐसा गलत करेगा। इट मीन्स वी कैन एस्टिमेट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट and we can estimate, we cannot estimate 100% sure, so we will be using the help of probability analysis. मैंने एक एग्जांपल और लिया बड़ा प्यारा सा कि भाई एक सुसाइड बॉम्बर है। अब सुसाइड बॉम्बर को पता है कि मैं अभी कुछ देर के बाद मैं खुद भी मर जाऊंगा, तो सुसाइड बॉम्बर एकदम थोड़ी बनता होगा। उसके पास इवेंट्स को अगर हम देखें, उसकी एजुकेशन को देखें, उसके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ उसको देखें, तो आप देखेंगे सभी इवेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एक दिन में कोई भी सुसाइड बॉम्बर नहीं बन सकता, टेररिस्ट नहीं बन सकता। इट मींस इट हैज द रिलेशनशिप इन द पास्ट एंड ऑल द इवेंट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने आज आपके सामने अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है सिनेरियो एनालिसिस। कोविड-19 की अभी वैक्सीन आई नहीं थी, अभी तो हो गए 3-4 साल कोविड वैक्सीन आए हुए, हम सबने लगवा भी ली। बट उसके जैसे ही अभी कोविड शील्ड या कोविड वैक्सीन आई थी, तो हमने सिनेरियोज देखने शुरू किए कि भाई अगर ये बिल्कुल हमारा एग्जाम्पल ठीक रहा, ये वैक्सीन ठीक रही, तो कितने लोग ठीक हो जाएंगे, अगर दिक्कत आई तो कितने लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, और मोटा मोटी ऑन एन एवरेज क्या होगा। इट मींस आप कोई भी चीज को देखें, यू ऑलवेज डू सिनेरियोस। आपके माइंड में कहीं ना कहीं इंटरनल टॉक चलती रहती है कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो। इट मींस आप अपने माइंड से सिनेरियोस को बना रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने से पहले यही बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली में व्हेन वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, कहीं ना कहीं वी यूज सिनेरियो और उसकी प्रोबेबिलिटी कि बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया हो गया, आपने एसी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली, आपकी बिग 4 में जॉब भी लग गई और आपको बड़ी जल्दी इंक्रीमेंट मिल गया, आपकी मैरिज भी हो गई, आपको गाड़ी भी मिल गई और आप लंदन में शिफ्ट भी हो गए। ऐसा हो सकता है, तो दिस कैन बी अ सिनेरियो। अब इसके सिनेरियो के होने की पॉसिबिलिटी कितनी हम देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, रामलाल की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, कि उसने 10 बार पेपर दिए, एफ पूरा ऐसी से क्लियर ही नहीं हुआ, अभी टाइम लग रहा है, उसको बिग 4 में जॉब भी नहीं मिली, उसके बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में जॉब मिली, फिर उसने पेपर दिए, फिर उसके बाद पास तो हुआ लेकिन फिर इंक्रीमेंट नहीं मिला, मैरिज भी नॉन एसी से लड़की से हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट भी ज्यादा नहीं मिला क्योंकि उसका पास से ठीक नहीं था। दिस कैन ऑल्सो बी सिनेरियो। और आई कैन ऑल्सो से कि भाई ना तो अच्छा ना बहुत गंदा, बीच का तो होगा, बीच का। दैट इज मोस्ट लाइकली। इट मींस आप हमेशा अपने माइंड में कल्टीवेट करते हैं कि what can be the different types of scenarios, and generally we can say that there are 3 types of scenarios. One is optimistic scenario, positive scenario, second is negative scenario, and the third is most likely on an average scenario. I think आप समझ रहे हैं, तो आप इसको पहले लिखें, फिर मैं आपको और बताऊंगा। बेटे बड़ा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। एनपीवी एंड आईआरआर जो भी आपने अभी तक कैलकुलेट किया, because we have seen that NPV is a major decision criteria. On the basis of NPV we can say that whether this project is to be accepted or not. तो NPV कैलकुलेट किया, IRR कैलकुलेट किया। अब मैं अभी क्या करूंगा, इन रिस्क अनसर्टिनिटी चैप्टर नंबर 6 में जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं ये करूंगा कि प्रोजेक्ट वही होगा, आउटफ्लोज भी वही होंगी, इनफ्लोज भी वही होंगी, डिस्काउंटिंग रेट भी वही होगा, बट मैं उसको 3 सिनेरियोज में लेकर जाऊंगा कि अगर आउटफ्लोज कम से कम हो गई, हमने सोची थी 10 लाख मिलियन होंगी, 10 मिलियन डॉलर्स होगी, बट आउटफ्लोज 9 मिलियन डॉलर्स हो गई। अच्छा, इनफ्लोज कुछ ज्यादा अच्छी हो गई, हमने सोचा था 1 लाख डॉलर्स होंगी पर एनम, 1,50,000 डॉलर्स हो गई। इट मींस मैं हर चीज में पॉजिटिव हो जाऊं, अगर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज हो गई, प्रॉफिट्स मेरे बढ़ गए, तो फिर उस केस में मेरी मैक्सिमम एनपीवी कितनी आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, एनपीवी और आईआरआर को 3 सिनेरियोज में निकालूंगा, बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो एंड बेटर सिनेरियो ऑन एन एवरेज सिनेरियो। तो आप लिखेंगे एनपीवी एंड आईआरआर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज एनालाइज्ड अंडर सीरीज ऑफ स्पेसिफिक सिनेरियोज। पहला ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, सेकंड इज मोस्ट लाइकली सिनेरियो, एंड द थर्ड इज पेसिमिस्टिक सिनेरियो। 3 सिनेरियोज की बात कर रहा हूं, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, मोस्ट लाइकली सिनेरियो,
and pessimistic scenario. Optimistic scenario, most likely scenario and pessimistic scenario. मैं pessimistic बोलूंगा, नेगेटिव हो गए आप, सब कुछ खराब हो गया, अगर ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या, फिर कितनी एनपीवी आएगी। और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, एक्सेस, आपकी थॉट में मार्वलेस थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग कुछ अलग ही है, सब कुछ बढ़िया होगा, तो फिर कितनी एनपीवी होगी और ऑन एन एवरेज कितनी होगी। इट मींस हम क्या करेंगे, एनपीवी आईआरआर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होने की संभावना देख लेंगे, मोस्ट लाइकली होने की संभावना देख लेंगे और पेसिमिस्टिक होने की संभावना वी विल कैलकुलेट। और जनरली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहां पर आती है क्योंकि ये रियलिटी के ज्यादा पास है, ये सच्चाई के ज्यादा पास है, ये सच के ज्यादा पास है, सच का सामना मोस्ट लाइकली इज अ बेटर वे, यू नो, बट स्टिल वी विल सी टू दैट। तो आप जैसे मैं आपके सामने अभी कुछ और कहना चाहता हूं, आप लिखेंगे तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। इन केस ऑफ सिनेरियो एनालिसिस, द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, भाई मुझे वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और मैं अनसर्टेनिटी सिचुएशंस में भी देख रहा हूं, जो मेरे मन में नेगेटिविटी आती रहती है, आप देखिए आपके मन में हमेशा इनसाइड थॉट्स चल रही हैं और वो नेगेटिव ही होती हैं, ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर क्या, फिर ये, और आप अपने आप ही आंसर देते रहते हैं, अपने आप ही क्वेश्चन करते रहते हैं। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आई विल कैलकुलेट द एनपीवी एंड द आईआरआर और उसके बाद अनसर्टेनिटी पोजीशन में मैं देखूंगा वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। फॉर एग्जांपल एसीसी एग्जामिनेशन की बात करें तो there can be 3 scenarios. I have just given the example: optimistic scenario, pessimistic scenario and most likely scenario. This is an optimistic scenario, this is most likely scenario and this is a pessimistic scenario. ठीक है जी।